थंबनेल से देख के तो पता चल ही गया होगा। आज अपन सब एक नया चैप्टर कवर करने वाले हैं इन वन शॉट। एंड व्हाट इज दैट चैप्टर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि पोद्दार और अब अपन फटाक से उस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा तो वहां पे हम एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। क्या है वो ट्रेडिशन? कि हम सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को डिकोड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे अपन को पता चल जाएगा कि भैया अपन को इस चैप्टर में पढ़ना किस चीज के बारे में। तो चलो फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब है कोई भी छोटा सा चीज, टाइनी, स्मॉल। ओके। एंड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स आर एनी लिविंग क्रीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओके। कोई भी जीव जंतु को अपन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कुछ भी छोटा लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ। कितना छोटा वो अपन आगे बात करने वाले हैं। फ्रेंड का मतलब तो अपन सबको ही पता है, दोस्त। और फो का मतलब दुश्मन। ओके। तो इस चैप्टर में बेसिकली आज अपन ये पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपन के लिए यूजफुल भी है एज अ फ्रेंड, एज वेल एज हार्मफुल भी है एज अ दुश्मन। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपन के लिए यूजफुल है और कुछ हार्मफुल है। किस तरह से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या है, कितने वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ऑल्सो इस पूरे चैप्टर को अपन थ्रू एक्टिविटीज करने वाले हैं। So it is going to be really fun doing this chapter. Let's start with this activity. अपन सबसे पहले तो इस एक्टिविटी के लिए ब्रेड ले लेते हैं। ओके। ब्रेड तो सबके घर में ही अवेलेबल होता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप ब्रेड को विदाउट रेफ्रिजरेट किए कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख देते हो तो उसमें ऐसे ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाता होगा, डस्टी सा ब्लैकिश। तो अपन कहते हैं कि ब्रेड सड़ गया है, या फिर अपन इंग्लिश में कहते हैं स्टेल ब्रेड। ओके। या फिर अपन एक बीकर ले लेते हैं जिसमें वाटर डाल लेते हैं और आप कहीं भी अपने सराउंडिंग से लाके सॉइल या सैंड उसमें घोल के रख दो। ओके। अब अगर अपन इस ब्रेड को अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस ऑब्जर्व करते हैं, या फिर अपन अगर ये दूसरी वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बीकर वाली, तो इसमें से थोड़ा सा पानी लेके उसको अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। तो जब अपन अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, या फिर जब अपन मैग्नीफाइंग लेंस से ब्रेड को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने लग जाते हैं। ब्रेड के लिए मैग्नीफाइंग लेंस यूज करोगे तो भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, बट आपको ये जो आप वाटर और बीकर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप नीडेड होगा। तो मैग्नीफाइंग लेंस से ही सिर्फ आपको नहीं दिखेंगे ये स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस से स्ट्रक्चर्स क्यों दिख जा रहे हैं और यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे, ये अपन आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कुछ थोड़े से बड़े मतलब साइज में डिफर कर जाते हैं एक्चुअली। पर इतना डिफर नहीं करते कि आप खुली आंखों से ऐसे ही देख लो, है ना। आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीज लगेगी, जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप लगेगा ही इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। तो ये एक्टिविटी हमने इसलिए परफॉर्म करी क्योंकि ये जो भी ब्रेड का अपना ब्लैकिश अपीयरेंस आ रहा है, या फिर अपने को सॉइल वाटर वाले मिक्सचर में ये जो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं जो अपन ऐसे ही नहीं देख पा रहे हैं, बट अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो अपन देख पा रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो अपन इसका सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। The living organisms that we cannot see normally with the unaided eye are known as microorganisms. Unaided मतलब बिना किसी हेल्प के, अगर अपन की आंखें उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पा रही है तो वही है अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ है यार? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिटरली हर टाइप की जगह में, हर टाइप के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे। बी इट आइस कोल्ड क्लाइमेट्स टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बहुत ठंडी जगह आप देख लो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स मतलब आपको पता होगा कि नेचुरली कहीं कहीं किसी किसी जगह पे गर्म पानी के सोर्सेज रहते हैं। ओके। उनको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। ओके। तो आप उन सबसे गर्म जगह पे भी देख लो, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे।
डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, मतलब अब डेजर्ट मतलब रेगिस्तान आप समझ लो, ओके। एंड मार्शी लैंड्स मतलब दलदल जहाँ पे पानी ही पानी मिलेगा, वहां पे भी डेजर्ट्स में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, मार्शी लैंड्स में भी मिलेगा। इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के बॉडीज के अंदर और इवन आपके बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ओके। तो वो ये जो बॉडीज में प्रेजेंट है वो यूजफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अगर हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई एलिमेंट हो जाती है, ओके, जिसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं या उसके उनके बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, ओके। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं और ग्रो करते हो, कि उनको किसी की बॉडी में रहने की या बॉडी के अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्या यूजफुल है क्या हार्मफुल है वो अपन आगे देखेंगे, ओके। अब अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं, बेसिकली उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या इनके टाइप्स हैं और क्यों एक्चुअली ये ऐसे करके डिफरेंशिएट किया गया है इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि है तो ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर अलग अलग क्यों क्लासेस में डाल दिया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। सब अपने को चार चार टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी, ओके। तो ये एक्चुअली किस किस बेसिस पे डिफरेंशिएटेड है मैं आपको बता देती हूँ। कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, ओके। व्हाट इज यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर मतलब जिसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ फंक्शन, ओके। मतलब सिर्फ एक ही सेल होता है, वही सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है, ओके। मतलब इंजेशन खाना लेना, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सब एक ही सेल करता है, ओके। मल्टी सेलुलर मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो सारे सेल्स मिलके लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, ओके। मल्टी सेलुलर का मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, लिख लेते हैं अपन। मल्टी सेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी में सेल्स होते हैं, फिर कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके फंक्शन एक पर्टिकुलर परफॉर्म करते हैं। उन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल को अपन टिश्यूज कहते हैं, ओके। ये मैं थोड़ा सा आपको मल्टी सेलुलर के बारे में बता रही हूँ, ओके, क्योंकि जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, ओके। ना ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन्स मिलके अपने ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम फिर फाइनली एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनाती है, ओके। तो मल्टी सेलुलर ये होते हैं जिनके बॉडी के अंदर ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली अ फुल बॉडी, ओके। जैसे कि अपन जो ह्यूमन बींग्स हैं, अपन यूनिसेलुलर नहीं, अपन मल्टी सेलुलर। अपने बॉडी में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ है जो कि मिलके लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, ओके। तो ये अपना सिंपल यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया। और मैं ये क्यों बता रही थी, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनका अलग अलग अपन ने डिफरेंशिएट किया हुआ है वो इसी बेसिस पे है, ओके, कि कुछ यूनिसेलुलर कुछ मल्टी सेलुलर है, ओके। फिर अपने को बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया है। ऑल्सो अपने को एग्जाम्पल्स दिए हैं वो अपन देख लेंगे, और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं वो अपन अब देख लेंगे, ओके। सबसे पहला अपन देख लेते हैं, अपना सबसे पहला है बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया जो होता है वो अपना यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, ओके। फंगाई जो होता है वो अपना मल्टी सेलुलर होता है। प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर। अब एल्गे में ऐसा होता है कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। अब अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो है वो अपना टाइफॉइड और टीबी कॉज करता है, ओके। टाइफॉइड आपको पता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से हो जाता है अपने को, ओके। इट्स एन अक्यूट डिजीज, इट्स नॉट क्रोनिक। टीबी जो है अपना ये क्रोनिक डिजीज है, ओके। मतलब इसमें अपने लंग्स सिवियरली अफेक्ट होते हैं, ओके। और प्रोटोजोअन डिजीज दिया गया है आपकी बुक में, दैट इज डिजेंट्री एंड मलेरिया। डिजेंट्री मतलब आपके जो
कह सकते हैं आपको ब्लडी डायरिया होता है, एंड दिस इज अ डेंजरस वन। ओके, दिस डिजीज इज डेंजरस। मलेरिया आपको बहुत अच्छे से पता है कि मस्कीटोज स्प्रेड दिस डिजीज। ओके, फाइनली अब अपन इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, राइट? तो बैक्टीरिया का तो एग्जाम्पल सिंपल है कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रॉड शेप होते हैं जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। ओके, तो अब हम फंगाई का एग्जांपल देख लेते हैं। फंगाई में अपना एक एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड यही मोल्ड है जो अपने को जब अपन ने वो एक्टिविटी की थी जिसमें अपन ने ब्रेड लिया था, कुछ दिन रख दिया था, तो स्टेल ब्रेड में जो अपने को थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास दिखता है वो ब्रेड मोल्ड है। ओके, वन मोर एग्जांपल इज पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम इस फंगाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये बहुत ही यूजफुल है। कैसे है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज एस्परजिलस। ओके, ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। प्रोटोजोआ में बहुत कॉमन एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामीशियम, आपने पहले ही सुना होगा। एंड एल्गी का एग्जांपल है क्लामिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइटा। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से देख लेना है, एंड बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना है आपको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, पीछे भी जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्यूशंस करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब यू कैन नॉट सी देम विथ योर नेकेड आई, बट स्टिल दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपन ने अभी जो पीछे क्लासिफिकेशन किया है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन किया है, क्या इसमें आपको वायरस इंक्लूड दिख रहा है? नो, वायरस इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूडेड है, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे वायरस क्या होता है। These are microscopic organisms but are not included under microorganisms. Actually, they are neither living nor non-living. ना ही अपन इनको कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ना ही अपन कह सकते हैं नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये जब अकेले फ्री लिविंग रहते हैं तब ये बिल्कुल ही इनर्ट रहते हैं। ओके, ना रिप्रोड्यूस करते हैं ना ही कोई लाइफ फंक्शन कैरी आउट करते हैं। बट जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाते हैं उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट करने लगते हैं रिप्रोड्यूस करना। तब अपन कह सकते हैं कि अब ये लिविंग हो गया है। ओके, बट फिर भी अपन इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो वो जिस भी बॉडी के अंदर जाता है उस बॉडी को अपन होस्ट कहते हैं। क्यों? अब आपको भी अच्छे से पता होगा कि जैसे सपोज आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं ना, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो उस फंक्शन में या उस पार्टी में कह सकते हैं आप होस्ट है। मतलब होस्ट एक्चुअली वो होते हैं जो कुछ गेस्ट्स को इनवाइट वगैरह कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है ये कोई इनवाइट नहीं करता है वायरस को कि आओ वायरस एंड कम इन माय बॉडी एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड इन्फेक्ट मी। ओके, ऐसा नहीं होता। जस्ट मैं आपको नॉर्मल सा एक कॉमन सा जनरल सा एग्जांपल देना चाह रही थी कि आपको समझ आएगी होस्ट क्यों कहा जा रहा है उस ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि उसकी बॉडी में जाके वो वायरस अपना काम कर रहा है। ओके, now they reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant, animal, human being भी हो सकता है। ओके, मतलब वो किसी भी इनमें से किसी भी के बॉडी में जाके अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है। ओके, अब यहीं से अपन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं जो कि अपन के एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, बट अपन को नॉलेज लेने में क्या ही बुराई है। बैक्टीरियम लिखा है यहाँ पे। अब आप ही सोचो एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये अपने को डायग्राम दिया है, सेकंड वाला पिक्चर दिया है, ये है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इसको अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं अपन? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। ओके, so what is a bacteriophage? Bacteriophage is a virus that infects bacteria. Okay, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं bacteriophage is nothing but a virus that infects bacteria. Okay,
ये सेकंड वाला, ये वाला जो डायग्राम है ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है और ये भी एक टाइप ऑफ वायरस है। ओके, अब आपने देखा होगा कि जो भी आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है ना, जैसे आपको फ्लू वगैरह हो जाता है जिसको अपन इन्फ्लुएंजा एंड ऑल कहते हैं, कफ वगैरह हो जाता है, ये सब भी वायरस कॉज करता है। ये सब बहुत कॉमन डिजीजेस है ना। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? डिजीजेस होता है ये। एलिमेंट्स का मतलब डिजीजेस होता है। और जो सीरियस वाले डिजीजेस होते हैं जैसे कि पोलियो, पोलियो एक क्रोनिक डिजीज है ना, लाइफ टाइम के लिए अगर आपको हो गया तो फिर आप लाइफ टाइम पोलियो से इन्फेक्टेड रहोगे। जैसे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में से बम्प्स हो जाते हैं, बहुत ही पेनफुल एंड ऑल होता है। तो ये वाली सीरियस डिजीज भी वायरसेस से होती है। ओके, तो ये थे अपने वायरस। और क्यों इनको इंक्लूड नहीं किया करा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, अब आपको समझ आ गया होगा कि बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं। ओके, अपना लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी घुस के अपना लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करते रहते हैं। बट वायरस जो होते हैं वो खुद से जब फ्रीली रहते हैं तब तो वो बिल्कुल ही इनर्ट रहते हैं। जब वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तभी वो अपना लाइफ प्रोसेस चालू करते हैं, तभी वो अपना रिप्रोडक्शन चालू करते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बोला, इस चैप्टर में अपन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों देखने वाले हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन important रोल इन आवर lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. तो अपन वन बाय वन करके पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर अपन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करेंगे। अगर हार्मफुल है तो पक्का कोई ना कोई डिजीज ही कॉज कर रहा होगा, तभी वो हार्मफुल है ना। चलो अब अपन देख लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब अपन को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कुछ ना कुछ में तो हेल्प कर रहे होंगे, किसी ना किसी की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। तो क्या क्या है, अपन पहले क्विकली पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं, फिर अपन ब्रीफ में करेंगे। सबसे पहला है कर्ड और ब्रेड बनाने में अपने को हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड मतलब दही, ओके, ब्रेड यू मस्ट बी नोइंग। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक करके है जो आपने भी सुना होगा। आप भी जब बीमार पड़े होंगे तो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, इसकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में ही अपन ने पढ़ा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी पढ़ा हुआ है। ओके, वो जो बैक्टीरिया था राइजोबियम, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हो। जैसे आप अर्थवॉर्म को अपनी आंख से देख सकते हो बिना किसी की हेल्प से, है ना। कौन सा आप जाके मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हो कि अरे अर्थवॉर्म है? नहीं, राइट। ओके, सो अर्थवॉर्म एक इंसेक्ट हो गया, बट जो राइजोबियम था वो अपना बैक्टीरिया है। तो ये तो अपने को अच्छे से पता ही है। फर्मेंटेशन में भी यूज होता है। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आपको पता है, जैसे कि जब आप बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन होता है, आपको पता होगा पोलियो का वैक्सीनेशन होता है। एंड और जैसे कि मीजल वगैरह का भी वैक्सीनेशन होता है। यू मस्ट बी नोइंग। तो कैसे और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है मेकिंग ऑफ वैक्सीन में, ये भी अपन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है पेनिसिलिन। ओके, और अभी अभी अपन ने फंजाई का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, पेनिसिलियम, तो मैंने कहा था एक यूजफुल यूज है। क्या है वो, हम देखने वाले हैं। ओके, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज करता है। हाउ? बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन एंड ऑल, ये भी अपन आगे देखने वाले हैं। ओके, तो अब अपना सबसे फर्स्ट यूजफुल एप्लीकेशन आ जाता है जो कि है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। इसको भी अपन थ्रू एन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी में अपन फ्लार ले लेते हैं। ओके, फ्लार मतलब मैदा ले लो या आटा भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है, वार्म वाटर डालना है और ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। ओके, ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। ओके, उसका थोड़ा सा पाउडर लेके अपने को डालना है। अब जब अपन इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, लाइक 2 to 3 hours, तो अपन देखेंगे कि ये जो मैदा है वो रेज्ड हो जाता है। ओके, सिर्फ ये सब डालना ही नहीं है, ये सब डाल के आपको एक डो बना लेना है। ओके, जैसे कि अपन आटा गूंथते हैं ना रोटी के लिए, वैसे ही ये सब डाल के अपन को आपको एक गूंथ लेना है वो मिक्सचर को। ओके, डो बना लेना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो ऐसे रेज्ड हो जाता है, मतलब आपने जो डो बना के रखा था वो थोड़ा सा फूल जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपना यीस्ट होता है, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली
एंड देन उससे क्या उसके रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हो, दे आल्सो ब्रीथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, अंदर ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब वो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसलिए यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मतलब ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए यीस्ट को यूज किया जाता है। तो यार अपन यहाँ पे एसेक्सुअली लिख भी लेते हैं, सो दैट वी डोंट फॉरगेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ओके, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ओके, वन मोर थिंग, कि आपने देखा होगा घर में जब आपकी मम्मा डोसा या इडली बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ओवरनाइट उसके बैटर को प्रिपेयर करके रख देते हैं, ताकि वो जो उसका बैटर है वो फूले, है ना, कहते हैं ना कि वो बैटर फूल जाएगा तो अगले दिन फिर आपका डोसा इडली और अच्छा बनेगा। तो आपको ये बाय साइंस भी पता होगा कि इसमें एक्चुअली वो बैटर में बैक्टीरिया एंड यीस्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, फिर अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हुए वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और उस गैस के फिर बबल्स फॉर्म होते हैं। और वो बबल्स जब फॉर्म होते हैं, तो जो भी आपका बैटर रहता है या डो रहता है, उसका जो वॉल्यूम रहता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो अगली बार से जब आपकी मम्मा आपको बताएं कि बेटा ये इसलिए मैं ओवरनाइट सोक कर रही हूँ ताकि ये जो बैटर है ये ओवरनाइट फूल जाए, तो आपको फिर पता होगा कि यार इसके पीछे तो एक साइंस है। क्या साइंस है वो आप फिर एक्सप्लेन भी कर देना। ओके, ठीक है। तो अपन ने अभी अभी देखा, फर्स्ट यूजफुल एप्लीकेशन में लिखा था कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो ब्रेड का तो अपन ने देख लिया कि कैसे यूजफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी बैक्टीरिया यीस्ट है वो कैसे यूजफुल है ब्रेड के फॉर्मेशन में। अब ये भी देख लेते हैं कि कर्ड के फॉर्मेशन में कैसे यूजफुल है। तो ये जो बैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये ना हो तो कर्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। ओके, इसी के कारण फॉर्मेशन ऑफ कर्ड टेक्स प्लेस। ये क्या करता है, ये दूध में मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब मल्टीप्लाइज यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाइज का मतलब ही क्या है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। ओके, वो मिल्क में रिप्रोडक्शन करता है और फिर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आपने जनरली देखा होगा घर में भी आपकी मम्मा कर्ड एंड ऑल बनाते होंगे। ओके, कर्ड अपन कहते हैं ना कि अपन कर्ड दही जमा रहे हैं, तो कैसे करते हैं, अपन मिल्क लेते हैं एंड देन थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा उसको अपन स्टार्टर कहते हैं। ओके, थोड़ा सा कर्ड अपन उसमें ऐड कर देते हैं एंड देन वी कीप इट। ओके, तो कुछ घंटे बाद अगर जब अपन जाके देखते हैं तो वो पूरा जो भी दूध रहता है उसका पूरा दही जम जाता है। ओके, तो वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें कर्ड में जो अपन थोड़ा सा कर्ड मिल्क में ऐड करते हैं ना, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, वो मिल्क में जाके फिर अपना फर्दर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है, और वो मल्टीप्लाई होते 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 कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, बैक्टीरिया सिर्फ कर्ड नहीं बल्कि चीज, पिकल्स और भी बहुत सारे फूड आइटम्स में यूज होते हैं, वही मैंने सेकंड पॉइंट में यहाँ इंक्लूड किया है। ऑल्सो कर्ड का एक यहाँ पे यूज दिया हुआ है अपने को, कर्ड अपना रवा, इडली और भटूरा वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो कर्ड तो बहुत यूज होता है, अपन ऐसे नॉर्मली भी खाने के बाद खाते हैं ना, कहते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस को वो इजी करता है, और कर्ड को अपने डाइट में रखना ही चाहिए। कर्ड डिलिशियस भी लगता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, इडली एंड भटूरा में। कर्ड का इम्पोर्टेंस तो ये आपने अपने देख लिया। ओके, फाइन। अब अपन आ जाते हैं अपने सेकंड यूजफुल एप्लीकेशन में। ओके, सेकंड यूजफुल एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मेंटेशन। तो कैसे फॉर्मेंटेशन क्या है ये अपन अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कमर्शियल यूज। तो एक्चुअली जो अपना फॉर्मेंटेशन है ना, वो कमर्शियल यूज है। कमर्शियल यूज मतलब कोई भी ऐसा यूज जिससे हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हो या फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ, फाइनेंशियल गेन्स होता है जिससे, उसको अपन कमर्शियल यूज कहते हैं। तो जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ही जो कि क्या अपन क्या कह सकते हैं, अल्कोहल वगैरह के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, एसिटिक एसिड, मतलब जो विनीगर है, आपके घरों में होगा विनीगर डाला जाता है खाने वगैरह में, और वाइन एंड ऑल के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ईस्ट एक्चुअली यूज होता, ईस्ट एक्चुअली यूजफुल है अपने
अल्कोहल या वाइन के प्रोडक्शन के लिए। कैसे? ईस्ट को एक्चुअली ना क्या किया जाता है, शुगर्स पे ग्रो किया जाता है। जो व्हीट, बार्ली या राइस वगैरह में जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ईस्ट को ग्रो किया जाता है। तो ईस्ट क्या करता है, वो शुगर को अल्कोहल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। और जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो CO2 भी रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और बहुत सारा हीट इन द एनर्जी, एक्चुअली बहुत सारा, मैं क्या कहना चाहूंगी कि एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पे अपन एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये जो ईस्ट है वो यम्मी यम्मी सा शुगर खा रहा है, ऐसा इसमें दिखा रहे हैं, उसके टंगन बाहर है। और वो उसको सबसे मेन है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एक टाइप ऑफ अल्कोहल होता है इथेनॉल। ओके, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि व्हाट इज इथेनॉल, मीथेनॉल, सब कुछ, बट अभी के लिए समझ लो कि इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, और ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसके कारण अपना पिछले वाले एप्लीकेशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था डो या अपने बैटर का। ओके, तो ये वाला जो अपन ये जो डायग्राम में अपन प्रोसेस देख रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब सिंपली द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल with the release of carbon dioxide and energy by the action of yeast is fermentation। घबराना नहीं है, ये आगे अपन डेफिनेशन फिर भी देखेंगे। फाइन, लेट मी जस्ट रब इट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अपन एक्टिविटीज बहुत सारी करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो एक और एक्टिविटी फाइनली आ गई है, ताकि अपन सेकंड एप्लीकेशन को और अच्छे से समझ पाए। तो करना क्या है इस एक्टिविटी में, यहाँ पे लिखा है फिल द बीकर विथ 3/4 ऑफ वाटर। उसमें आपको चीनी डालना है, शुगर डालना है, शक्कर जो भी आप कहते हैं, फिर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है, और एक उसको ना थोड़ा सा गर्म जगह में, मतलब वार्म प्लेस, मतलब रेफ्रिजरेट मत कर देना, इसलिए लिखा है वार्म प्लेस, फॉर 4 to 5 hours। जब आप रख देते हो तो आपको फिर ना एक फाउल स्मेल आ जाएगी, अल्कोहलिक स्मेल टाइप की आएगी। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि एक फाउल स्मेल आने लगती है आफ्टर आफ्टर 4 to 5 hours there is some foul smell। Okay, there is some foul smell, और इसी से अपन को सेकेंड एप्लीकेशन का पता लग रहा है कि इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल एक्चुअली अपन कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, वो अल्कोहल कमर्शियल यूज, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज हो जाता है। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट जो आपके बुक में दिया है और आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, वो ये है कि फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर इन द ईयर 1857। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बुक। अब जब आप फर्मेंटेशन पढ़ रहे हो तो किसने डिस्कवर किया, सबसे पहली बार किसी ना किसी ने तो डिस्कवर किया हुआ है ना, तो कब किया? 1857 में लुइस पास्टर ने। फाइन, अब अपन थर्ड यूजफुल एप्लीकेशन में आ जाते हैं। ओके, कि कैसे अपने लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं और यूजफुल होते हैं। तो ओके, थर्ड यूज है अपना मेडिसिनल यूज। मेडिसिन बनाने में भी यूज आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतना ज्यादा यूजफुल है। फाइन, देख लेते हैं। ओके, मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूजफुल ये होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। आप भी जब भी आपको कुछ हाई फीवर वगैरह आया होगा या कुछ हुआ होगा, कोल्ड एंड कफ हुआ होगा, तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं या कुछ भी तबीयत ही खराब हुई होगी आपके, और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको कुछ कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो भैया वो एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली कुछ नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं जो कि आपके जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनको मार डालते हैं। तो इसलिए भैया फिर अपन एंटीबायोटिक लेते हैं, ताकि अपन को जो भी डिजीज हो गया, जो भी अपनी तबीयत खराब हो गई है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने से, ओके, अपन यूजुअली कहते हैं कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर कर गया, ओके, क्योंकि वो अपने बॉडी का नहीं है। ओके, तो जब वो एंटर कर जाते हैं तो उनको मार डालने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं कि दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and
दे आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो एंटीबायोटिक्स कैसे मैन्युफैक्चर या कैसे बनाए जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनसे बनाए जाते हैं और बहुत सारे डिजीजेस क्योर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन को एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन दिया है, मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी सिंपल। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स इंक्लूडेड है अपने एनसीईआरटी में, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको मेमोराइज करना है। हो सकता है आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अपने लिए मेमोराइज करना। ओके, अच्छा, एंटीबायोटिक्स सिर्फ अपन को ही क्योर नहीं करते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी अपन यूज करते हैं, ताकि उनकी भी कुछ अगर इन्फेक्शन वगैरह या डिजीज वगैरह हो गए तो वो भी ठीक हो जाए। तो अपन एनिमल्स को कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। फीड मतलब अपन जब कुछ भी खाना वगैरह खिलाते हैं ना, लाइव स्टॉक मतलब जानवर को, या पोल्ट्री मतलब अपन जो भी हेन चिक वाले एनिमल्स हो गए, ओके, बर्ड्स हो गए एक्चुअली। तो उनको उनके अपन खाने में एंटीबायोटिक्स मिला के उनको दे देते हैं, ताकि जो भी अगर उनको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया वो क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए। और प्लांट डिजीजेस भी कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने एंटीबायोटिक्स में ही, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? देखो, अपना जो एंटीबायोटिक्स रहता है ना, अगर अपन उसको, जैसे कि अपन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया, मतलब एक फोर्स बना के देते हैं ना डॉक्टर की, हाँ तुम्हें इतना एंटीबायोटिक अपने पूरे इस जैसे तुमको कुछ तबीयत खराब हो गया, ओके, तो तुमको इतना एंटीबायोटिक उस दौरान इतना इतना एंटीबायोटिक लेना है और ऐसे लेना है। ओके, अगर आप डॉक्टर की एडवाइस ना मान के खुद से ही कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं, ओके, तो इससे आपको आगे हार्म होता है। कैसे हार्म होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई डिजीज होता है ना, सेम डिजीज हो जाता है अगर आपको फ्यूचर में, और फिर आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक ना सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मतलब फिर जब आप उस मेडिसिन को खाएंगे ना, तो बैक्टीरिया को कोई असर ही नहीं होगा। ये भी होगा कि जो आपके एंटीबायोटिक्स होंगे, अगर आपने उसको अननेसेसरीली ले लिया, तो आपके जो यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना बॉडी में, वो उसको भी मार डालेंगे। तो इसको फटाक से अपन पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ओके, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जितना भी कोर्स डॉक्टर ने दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना इज एसेंशियल। ओके, इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, ड्रग क्या हो जाता है, बिकम्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। लेस इफेक्टिव हो जाता है या फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। ओके, आगे फिर बिल्कुल भी वो जो ड्रग अपन क्यों कह रहे हैं, सॉर्ट ऑफ मेडिसिन जो रहते हैं वो सॉर्ट ऑफ ड्रग्स ही होते हैं, राइट? तो वो फिर आगे जाके लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, फिर वो आपकी डिजीज में कोई हेल्पफुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म या किल कर ही नहीं पाएंगे। ओके, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बॉडी में मार देते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कोल्ड एंड फ्लू के लिए आपके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था, कोल्ड एंड फ्लू वायरल डिजीजेस हैं और एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया पे ही काम करते हैं। जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज हुआ है, वही क्योर हो सकता है एंटीबायोटिक से, वायरस से क्योर बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब अब अगर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये यूज पढ़ रहे हैं, मेडिसिन या एंटीबायोटिक वाला यूज पढ़ रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज अपना एक आ जाता है पेनिसिलिन का, क्योंकि पेनिसिलिन जो था वो अपना सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो वो क्या कर रहे थे, वो ना एक अपने एक्सपेरिमेंट में, वो साइंटिस्ट थे, तो वो अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, किस पे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह ग्रो एंड ऑल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया पे ना कुछ ग्रीन कलर के मोल्ड, मोल्ड मतलब आप समझ रहे हैं, फंगाई। ओके,
उगना चालू हो गए उस कल्चर मीडियम में। ओके, तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो मोल्ड है ना, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहे थे। उनका जो कल्चर था वो बैक्टीरियल कल्चर था, उसके ऊपर जब ये मोल्ड ने ग्रो कर लिया ना, तो वो मोल्ड वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहे थे, वो प्रिवेंट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यार उनसे इस चीज से उनके दिमाग में एक आइडिया फटाक से क्लिक हुआ कि यार अगर ये मोल्ड बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो ये तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर किसी भी ह्यूमन में या एनिमल में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और कुछ डिजीज कॉज करता है, तो अपन ये मोल्ड को इंजेक्ट कर सकते हैं उनके बॉडी में, तो बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाएगा। तो वहीं से ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। वो मोल्ड पेनिसिलियम, मतलब मोल्ड आप समझ रहे हैं ना, मोल्ड इज अ ग्रुप ऑफ फंगाई। ओके, फंगाई का एग्जांपल है मोल्ड, आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं से ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था एंड इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको नोट में दिया है एनसीईआरटी में, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। अब अपन आ जाते हैं अपने फोर्थ यूजफुल एप्लीकेशन में, दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन तो बहुत सुना होगा आप लोग ने, कैसे यूज हो रहा है अभी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वैक्सीन होता क्या है, और वैक्सीन होता क्या है इसको समझने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि वैक्सीन काम कैसे करता है। अच्छा, तो होता क्या है, जब अपने बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है ना, तो अपने बॉडी एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बॉडीज यहाँ लिखा है, अपन इसको लिख लेते हैं कि ये काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ओके, प्रोटीन के ये टाइप होते हैं, अपने बॉडी ना इसको प्रोड्यूस करता है जब भी कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। और फिर अपने बॉडी में ना एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो मेमोरी बना के रख लेता है कि जब ये वाला डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो अपन को ऐसे लड़ना है। ओके, ये एंटीबॉडीज के हेल्प से होता है। तो फिर आगे के लिए भी बॉडी प्रिपेयर हो जाता है। सपोज आज आपको कोई भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ओके, ठीक है, तो जब वो हो गया आपकी बॉडीज ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए। ओके, और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके फिर उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ाई वड़ाई जो भी की, एंड आप उस डिजीज को क्योर करने में आपका बॉडी सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब आगे के लिए आपके बॉडी को ये मेमोरी बन जाएगा कि अब आगे अगर आपको सेम काइंड ऑफ डिजीज होता है तो आपको उस डिजीज, आपके बॉडी को उस डिजीज को एक्चुअली लड़ना कैसे है। ओके, तो सेम प्रिंसिपल से वैक्सीन वर्क करता है कि जब आप वैक्सीन में एक्चुअली क्या किया जाता है कि कोई भी डिजीज ले लिया, ठीक है, उस डिजीज को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार दिया जाता है या तो उसको वीक कर दिया जाता है। ओके, और फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो अब भैया बॉडी को तो नहीं पता कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने एक्चुअली इंजेक्ट किया, वो तो अपना नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेगा। तो बॉडी को लगता है चलो एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, अब मुझे एंटीबॉडीज रिलीज करने हैं। बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करता है, उससे लड़ता है। ऑलरेडी एक्चुअली आपका जो आपने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला था वो डेड या वीकेंड है, तो बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो तो उसे फाइट करके जीत ही जाएंगे। वो हो जाता है, फिर बॉडी अपने लिए एक मेमोरी बना के रख लेता है कि भैया आगे अगर ये डिजीज होता है तो हमें पता है हमें लड़ना कैसे है। फिर आगे जब आपको वो हार्मफुल डिजीज होता है तो फिर आपका बॉडी जीत जाता है और आप वो डिजीज को हराने में बिल्कुल केपेबल हो जाते हैं। तो यही होता है वैक्सीन में। आपने सुना होगा कि पोलियो वगैरह की वैक्सीन लगती है, और स्मॉल पॉक्स वगैरह की, कॉलेरा की, ट्यूबरकुलोसिस की, टाइफाइड की, सबकी वैक्सीन लगती है। उसमें क्या होता है, सपोज अगर आपको टाइफाइड वाला वैक्सीन लग रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो टाइफाइड के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसको डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया। अब आगे फ्यूचर में कभी भी आपको वो डिजीज हो रहा है तो वो आपको उतना हार्म नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी उस डिजीज को हराने में सक्सेसफुल हो जाएगी। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। और अपने पढ़ लेते हैं, द बॉडी रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। इफ डेड or weakened microbes are introduced into a healthy body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. Antibodies remain and we are protected from the disease causing microbes forever. Okay, कौन कौन से डिजीजेस है? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ओके, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. This is a thing that you need to memorize. Okay, next. अब अपन अपने फिफ्थ यूजफुल एप्लीकेशन में आ जाते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में राइजोबियम अपने को कितना यूजफुल था, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा था प्लांट अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर पाए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उनको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही वो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और अब्सॉर्ब करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अपन अब सिर्फ रीड आउट कर लेते हैं कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो इन माइक्रोब को एक नाम दिया गया है स्पेशल, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, क्यों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स। ओके, और नाइट्रोजन फिक्सर्स मतलब क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द नेम नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, एग्जाम्पल इज साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया जिसको कि अपन ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ऐसा दिखता है कुछ वो माइक्रोस्कोप में, ये भी हेल्प करता है टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये भी अपना एक यूज हो गया, फ्रेंडली यूज हो गया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट फ्रेंडली या फिर यूजफुल एप्लीकेशन अपन देख लेते हैं, दैट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये भी अपन कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है, जो कि सड़ने वाला जो प्रोसेस होता है, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट और एनिमल बॉडी पे एक्ट करते हैं और उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो ऑर्गेनिक फॉर्म जो रहता है उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स रहता है कि प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब करके अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। ओके, जैसे कि अपन जो मैन्युअर्स है उसको इसी तरीके से तो प्रिपेयर कर रहे थे, डिकम्पोजिशन के थ्रू ही तो प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, तो इसको भी अपन जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। द microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. Okay, simple substance में convert हो जाता है। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है ना, जो कि उसको अपन तो नहीं, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं एंड सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean the environment. अब आप ही सोचो कि डेड प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडीज ऐसे ही पड़ी रहती है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज नहीं करता, फिर वो तो धीरे धीरे पाइल अप होते रहता और कितना हार्मफुल हो जाता है वो एनवायरनमेंट के लिए, अगर वो डिकम्पोज ही नहीं होता। ऊपर से स्मेल भी बहुत आती है डेड प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी से। सी, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ये फर्स्ट चैप्टर में अपने किया था। मैं शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैन्योर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी पिट लिया जाता है या फिर यहाँ पे जैसा कंटेनर लिया गया है वैसा लिया जाता है, फिर जो भी प्लांट या एनिमल रेसिड्यूज रहते हैं उसको रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। वो खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या हेल्प से डिकम्पोज होता है और फाइनली अपना ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट क्लीन रखने में भी अपने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं। सो दिस एंड्स विद द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड अपन को यूजफुल है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर समझ लो या हाफ ऑफ द चैप्टर समझ लो, इट्स ओवर। अब अपन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने लिए हार्मफुल है ये देखने वाले हैं। ओके, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Just like microorganisms were useful in many ways, वैसे ही microorganisms harmful भी बहुत सारे तरीकों से होते हैं। तो उन harmful microorganisms को कहते क्या है अपन? Pathogens is the term used to describe the microorganisms that cause diseases in human beings, animals or plants. तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी हुई है। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज पैथोजेंस। जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपन सिंपली पैथोजेंस कहते हैं। तो चलो थोड़े से और हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस।
ओके। पैथोजेंस जो होते हैं ना, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे भी अपने बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जो खाना अपन खा रहे हैं उससे एंटर कर सकते हैं, जो पानी अपन पी रहे हैं उससे कर सकते हैं, एयर दैट वी आर ब्रीथिंग, ओके, उससे भी अपन के बॉडी में पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal, है ना। जैसे कि सपोज आपको कॉमन कोल्ड हो रखा है, ओके, तो आपके फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या आपने सपोज स्नीज कर दिया, उसके कारण उस एयर को अगर कोई एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो उसको भी वही सेम इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो ऐसे भी स्प्रेड होता है। तो अब इससे एक टर्म आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? जो भी डिजीज आपके फिजिकल कांटेक्ट से, या फूड से, या एयर या वाटर से ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उसको अपन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कॉमन कोल्ड का एग्जांपल दिया था, तो वो एक कम्युनिकेबल डिजीज होगा, क्योंकि आपके थ्रू एक हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो जा रहा है। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। सपोज किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है, ओके, तो अगर आपने उस इंसान की कुछ भी चीजें अगर यूज कर ली, उसका कोम यूज कर लिया, या उसका टावल सेम यूज कर लिया, इवन अगर उसका आप जूठा खाना या पानी पीते हैं, तो आपको भी चिकन पॉक्स होने का फिर अ, खतरा, कह सकते हैं, बढ़ जाता है। ओके, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब यहाँ पे सिंपल, जो मैंने अभी आपको कॉमन कोल्ड का एग्जांपल बताया था, उसका कह सकते हैं कि थ्योरी गिवन है कि कैसे हो रहा है चीजें। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब जैसे सपोज आपको अगर कॉमन कोल्ड होता है, आपने छींका, क्या होता है, जो भी छींका आपने, तो आपके ड्रॉपलेट्स जो है वो अब पूरे एयर में, और आपके ड्रॉपलेट्स में वायरस है, क्योंकि आप अभी हेल्दी नहीं है, अभी आपके बॉडी में वो वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। तो जब आप छींकते हैं तो वायरस भी पूरा एयर में स्प्रेड हो जाता है। अब जो भी हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करता है, तो वो भी अपने बॉडी में वायरस को एंटर करने के लिए एक तरीके से मौका दे देता है, तो फिर उसको भी वो सेम इन्फेक्शन हो जाता है। नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट्स एज द कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब हो गया कि अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे एयर वाज एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस। अब ऐसा भी होता है कि कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स एक्ट एज कैरियर, मतलब वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं खुद में, और फिर वो उस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है अपना हाउस फ्लाई, मतलब मक्खी जो अपने रहती है ना, वो बहुत बड़ी कैरियर रहती है डिजीजेस की। जब भी मक्खी किसी कूड़े कचरे में या एनिमल वेस्ट में या काउडंग में जाके बैठती, तो वहां से वो ना अपने बॉडीज में पैथोजेंस लेके आती है, और फिर जैसे ही वो किसी आपके खाने वगैरह में बैठ गई, फिर वो पैथोजेंस ट्रांसफर हो जाता है। मक्खी के बॉडी में पैथोजेंस आ गए हैं अब गंदी जगह से, अब वो अगर अच्छी जगह में बैठते तो वो पैथोजेंस जाके वहीं पे स्टिक हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, अपना फूड कंटामिनेट हो जाता है, मतलब अब वो फूड अगर आपने खाया तो यू आर लाइकली टू फॉल सिक। ओके, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप द फूड कवर्ड। इसलिए कहते हैं कि कभी भी जो भी खाने का आइटम है उसको ऐसे अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। अब समझ आया कि रीजन क्या है अनकवर्ड ना रखने का खाने को। ये अब एक और एग्जाम्पल है अपना फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि जो अपना मलेरिया है, आपको पता है मलेरिया कितना ही डेंजरस डिजीज होता है। दो इट इज अक्यूट डिजीज, बट फिर टाइम लग जाता है उसको ठीक होने में। ओके, तो जो भी अपना फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो रहता है, एक्चुअली वो कैरियर रहता है एक तरह का पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट रहता है, ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में रहता है। पैरासाइट का मतलब, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ओके, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये एज अ पैरासाइट एक्ट करता है और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की बॉडी में रहता है।
अब अगर किसी भी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और वो अगर आपको आके काट देता है, तो फिर वो पैरासाइट आपके बॉडी में एंटर कर जाता है एंड देन आपको मलेरिया हो जाता है। सेम इज फॉर डेंगू। ओके, डेंगू में फीमेल एडीज मस्कीटो एज अ कैरियर एक्ट करता है। ओके, तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने की डेंगू किस फैक्टर से हो रहा है या किस कैरियर से हो रहा है, फीमेल एडीज मस्कीटो, एंड मलेरिया अपना फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से हो रहा है। ओके, तो ये आया अपना फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो उड़ता हुआ। दिस इज हाउ अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो लुक्स लाइक। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन टाइम। अब मलेरिया या डेंगू तो स्प्रेड हो सकता है भैया। अब अपन को क्या पता किस कौन सा मच्छर में वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो अपन को आगे काट ले रहा है। ओके, और ऐसा हमेशा क्यों कहा जाता है कि अपने को कभी भी वाटर को स्टैग्नेट करके नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसे कलेक्ट नहीं होना चाहिए वाटर कहीं भी नेबरहुड में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से अपने को ये पता चलेगा कि ये डिजीज के स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है, मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है। जो भी मस्कीटोज होते हैं, दे कैरी आउट देयर ब्रीडिंग प्रोसेस इन वाटर, मतलब जो भी इनका एग्स लेइंग प्रोसेस रहता है। ओके, ब्रीडिंग इज द एग लेइंग प्रोसेस, वो अपने एग्स को वाटर में ही ले करते हैं। ओके, इसलिए अपन को कहीं पे भी पानी कलेक्ट होने देना नहीं चाहिए। पानी कहाँ कहाँ कलेक्ट हो सकता है? आप कूलर्स में कलेक्ट रहता है ना, तो कूलर का पानी हमेशा आप चेंज करते रहो फ्रॉम टाइम टू टाइम, वीकली चेंज करो। ओके, फिर अपने फ्लावर पॉट्स में, फिर ऐसे कहीं पे भी पॉट होल्स में ऐसे वाटर कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उस वाटर में मस्कीटोस अपना एग ले करेंगे एंड देन फिर वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, कैरी आउट करेंगे उनका, और मस्कीटोस फिर बढ़ जाएंगे नंबर्स में। ओके, तो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख के और ड्राई रख के वी कैन प्रिवेंट द मस्कीटोस फ्रॉम ब्रीडिंग एंड देयर बाय स्टॉप द मलेरिया एंड डेंगू इन्फेक्शन। ओके, दिस वाज इट। नाउ नेक्स्ट, ओ, ये अपन को एक टेबल प्रोवाइड किया गया है डिजीजेस का। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज को कॉज कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब आप कह सकते हैं कैरियर ऑफ दैट डिजीज। ओके, कि वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रहा है। ओके, ऑन द प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि वो डिजीज आपको हो ही ना। सबसे पहला डिजीज है आपका ट्यूबरकुलोसिस, या जिसको आप टीबी भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, मतलब एक बैक्टीरिया उसको कॉज करता है। नोट दैट कि आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा डिजीज बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, और कौन सा डिजीज प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है। ओके, दिस कम्स इन योर एग्जाम। ट्यूबरकुलोसिस एयर से स्प्रेड होता है। ओके, क्योंकि ये एक लंग इन्फेक्शन है, तो जब आप कफ एंड ऑल करते हैं तो फिर वो जो भी आपके कफ ड्रॉपलेट्स है वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं एंड देन हेल्दी पर्सन कैन गैच दैट डिजीज। ओके, मीजल्स भी वायरल डिजीज है, वायरस से कॉज हो रहा है। एयर इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, पोलियो भी एक वायरस से कॉज होता है। एंड एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चिकन पॉक्स फैल जाता है, एंड पोलियो भी एयर या वाटर से फैलता है। अब इन चारों का प्रिवेंटिव मेजर साथ में दिया हुआ है कि चारों का प्रिवेंटिव मेजर क्या है। आपको पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, मतलब जिसको भी ये सारे डिजीजेस हो रखे हैं उसको एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, नहीं तो उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो जाएगा। इस इंसान के जो भी आपके बिलोंगिंग्स है, मतलब टावल, कंघी एंड जो भी पर्सनल चीजें हैं, वो एक हेल्दी पर्सन ना यूज करे। ओके, और ऑल्सो मीजल्स का, चिकन पॉक्स का, पोलियो का, टीबी का, ये सबका वैक्सीनेशन होता है एक सूटेबल एज पे। जनरली वो वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए ताकि आगे ये डिजीज हो ही ना। ओके, कोलेरा एंड टाइफॉइड ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, दोनों ही वाटर, फूड या वाटर से स्प्रेड होते हैं। टाइफॉइड भी आपका फूड से भी स्प्रेड हो सकता है। ओके, एंड इसमें भी आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स होने चाहिए, मतलब टेक बाथ डेली एंड ऑल, ये सब होता है सैनिटरी हैबिट्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड ऑल आर द सैनिटरी हैबिट्स। एंड आपको प्रॉपरली बॉइल्ड फूड
आई एम सॉरी, बॉइल्ड वाटर एंड कुक्ड फूड खाना चाहिए। वैक्सीनेशन इसमें भी इंपॉर्टेंट है, कलेरा एंड टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन होता है। यू शुड टेक दैट वैक्सीनेशन सो दैट फर्दर आपको फ्यूचर में ये कोई डिजीज ना हो। हेपेटाइटिस बी, दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है। तो इसमें भी आपको बॉइल करके पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की भी होती है जो आपको लेना चाहिए। मलेरिया, आई टोल्ड यू, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। विच प्रोटोजोआ कॉजेज दिस? प्लाज्मोडियम कॉजेज दिस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मेमोराइज इट, कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है ना, प्रोटोजोअन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, और इससे होता है। एंड मस्कीटो एक एज अ कैरियर काम करता है, मतलब मस्कीटो में ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है। एंड इफ इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन तो फिर उसको मलेरिया होने का संभावना रहता है। तो आपको मस्कीटो नेट्स एंड मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करने हैं, मस्कीटो स्प्रेड को कंट्रोल करना है, वाटर को कहीं पे भी स्टैग्नेट होने देना नहीं है, जमा होने नहीं देना है। ओके, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने हैं, एंड दैट्स इट। तो ये टेबल को आप अच्छे से देख लेना, आपको ध्यान में रखना है इस टेबल को, राइट। अब अपन कुछ एनिमल्स में जो डिजीजेस कॉज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स, प्लांट, सब में डिजीज कॉज करते हैं। तो अब अपन एनिमल्स का पढ़ लेते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. अभी मैंने आपको बताया। अब ये मेन चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो एंथ्रैक्स है, इट इज अ डेंजरस डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, और फुट एंड माउथ डिजीज जो है, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है और कौन सा वायरस से हो रहा है। ये दोनों ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है। ठीक है, एंथ्रैक्स ह्यूमन में भी हो जाता है, कैटल में भी हो जाता है, बट फुट एंड माउथ डिजीज ये कैटल का एक डिजीज है जो कि वायरस कॉज करता है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फो आपके बुक में दिया था कि जो एंथ्रैक्स है उसको कौन कॉज करता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉजेस एंथ्रैक्स डिजीज, और इसको रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। ये आपको मेमोराइज करना है। ये एनिमल्स का डिजीज देख लिया। अब अपन प्लांट्स में क्या डिजीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. सारे ही प्लांट्स में कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या है। ओके, कुछ डिजीज पढ़ने हैं आपको, जैसे कि सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, कौन सा फंगाई कॉज कर रहा है, कौन सा वायरस कॉज कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो स्प्रेड कैसे हो रहा है। ओके, मोड ऑफ द स्प्रेड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसको कैरियर वेक्टर भी कह सकते हैं या फिर मोड ऑफ स्प्रेड भी कह सकते हैं। Okay. Citrus canker is a bacterial disease. It is spread by air. Rust of wheat is a fungal disease spread by air and seeds. Seeds मतलब अगर healthy seeds infected seed के साथ mix हो जाते हैं, तो क्योंकि वो fungal disease है तो वो फिर वो spread हो जाते हैं, healthy seeds भी infect हो जाते हैं। Yellow vein mosaic of भिंडी is a viral disease. ओकरा, भिंडी को अपन ओकरा भी कहते हैं। ओके, एंड मोड ऑफ इन ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट, मतलब एक इंसेक्ट के अंदर ये वायरस होता है। ओके, अब फूड पॉइजनिंग, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, मतलब फूड, आपका खाना भी पॉइजन बन रहा है, वो कैसे हो रहा है? होता ये है कि इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप जो भी है स्टेल फूड ना खाएं, मतलब बासी खाना ना खाएं। जो आज का खाना है उसको कल आज अगर पका है तो उसको कल ना खाएं। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उससे होता क्या है कि जो अपना बासी खाना रहता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाते हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं तो वो कुछ ना कुछ टॉक्सिक या फिर हार्मफुल केमिकल्स उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो पॉइजनस केमिकल्स, वो टॉक्सिक केमिकल्स हमको डिजीज कॉजिंग होते हैं, हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो लेट अस जस्ट रीड इट आउट। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. Toxic मतलब poisonous substances.
तो these make the food poisonous, causing serious illness, और इवन फूड पॉइजनिंग अगर आपको बहुत ज्यादा फेटल लेवल पे हो जा रही है तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। इसलिए आपको फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए। जैसे कि अचार वगैरह कैसे इतने दिन रह लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक होती है जो अगर अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि उसमें ऑयल या सॉल्ट उसको प्रिजर्व करता है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो कर जाए, है ना। तो इसी से अपन अब आगे फूड प्रेजर्वेटिव्स देखेंगे। प्रेजर्वेटिव्स मतलब जो फूड प्रिजर्वेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके, ताकि फूड स्पॉइल ना हो जाए और आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कत ना आ जाए। वी हैव टू सेव फूड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, सो दैट डिजीज कॉज ना होए। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हाँ, अपन ताकि कुछ कुछ खाना खराब ना हो जाए उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, वो ग्रोथ को रोकता है। नाउ लेट अस स्टडी सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग। अपन वन बाय वन अब कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है अपना केमिकल मेथड। अपन ना साइड बाय साइड छोटा छोटा ये मेथड्स को लिखते भी रहते हैं सो दैट लास्ट में अपन रिवाइज कर पाए। ओके, केमिकल्स लिख देती हूँ मैं। फाइन। अब ये केमिकल मेथड्स में क्या होता है, कुछ सॉल्ट और ऑयल, ऑयल एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब जो अपन खा सकते हैं। ओके, एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स दैट चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब आप अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट सॉल्ट आई एम सॉरी सॉल्ट और कुछ ऑयल्स डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है ताकि फूड को प्रिजर्व करा जा सके ज्यादा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अचार तो अपन थोड़ा सा बल्क में बना के रखते हैं और कुछ कह सकते हैं महीनों तक यूज करते हैं ना। तो उसको प्रिजर्व कैसे करें ताकि उसमें माइक्रोब्स वगैरह ग्रो ना कर जाए, तो सॉल्ट ऐड किया जाता है। ओके, यहाँ पे अपने को कॉमन प्रेजर्वेटिव्स भी दिया गया है, दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब ये दोनों केमिकल्स आपको अच्छे से याद करना है कि कुछ कॉमन प्रेजर्वेटिव्स हैं, ये दो केमिकल्स हैं जो कि आपके अलग अलग खाने में, जैम देख लो, स्क्वॉशेस देख लो, अब ये सब तो फैक्ट्री से जो बन के आते हैं इसमें ये सब डाला जाता है ताकि फूड स्पॉइल ना हो जाए। ओके, अब अपन सेकंड मेथड देख लेते हैं, दैट इज प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Okay. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. अभी मैंने salt और केमिकल मेथड्स में भी अपन ने सॉल्ट और एडिबल ऑयल का यूज देखा था, तो फिर से यहाँ पे सॉल्ट का यूज दिया है कि मीट और फिश में कॉमन सॉल्ट मतलब जो अपन नॉर्मली सॉल्ट खाते हैं उसको यूज किया जाता है। ओके, मीट एंड फिश को ना ड्राई सॉल्ट से ना कवर करके रख दिया जाता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ना हो पाए। ओके, और सॉल्टिंग आंवला वगैरह में भी किया जाता है, कच्चे आम, टैमरिंड मतलब इमली वगैरह में भी किया जाता है। ओके, कॉमन सॉल्ट था। थर्ड है अपना प्रेजर्वेशन बाय शुगर, अपन यहाँ पे लिखते भी जाते हैं सॉल्ट। ओके, थर्ड प्रेजर्वेशन मेथड है शुगर। ओके, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स जेलीज एंड स्क्वॉशेस जो भी रहते हैं उसमें शुगर भी डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। शुगर एक्चुअली क्या करता है, वो ना मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, और अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर बैक्टीरिया भी उसमें ग्रो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मेथड अपन देख लेते हैं। आई एम गोइंग a little quick in this food preservation methods क्योंकि ये बहुत ही इजी चीजें हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सो व्हाई वेस्ट आवर टाइम। ओके, प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ओके, यहाँ पे ये वाला ऑयल एंड विनेगर वाला भी लिख लेते हैं। ये मैं लास्ट में इसलिए लिख रही हूँ सो दैट वी कैन जस्ट once go through these points, okay, ताकि अपन को याद रहे। Okay, oil and vinegar prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ऑयल या विनीगर अगर आप डालते हैं तो बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, इसलिए विनीगर एक्चुअली एक एसिड है। ओके, और एसिड में वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, विनेगर इज एसिटिक एसिड, ये भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सो दैट यू गाइज रिमेम्बर दिस। विनीगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। और अभी अपन ने पढ़ा भी था
acetic acid. Okay. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. Okay. Next, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पास्चराइजेशन. व्हाट इज पास्चराइजेशन? हु डिस्कवर्ड इट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आता ही आता है. ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर. ओके, अब पास्चराइजेशन होता क्या है? Milk is heated for about 700 to about 700 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू सेकेंड्स. ओके, और फिर इमीडिएटली उसको चिल कर दिया जाता है और फिर को स्टोर कर दिया जाता है. इससे क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट होता है. इसी प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं और उसको सबसे पहले लुइस पास्टर ने डिस्कवर किया था. लेट अस जस्ट रीड इट वंस. बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ये आपको भी पता है. ज्यादा आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो भी पास्चराइज मिल्क होता है उसको अपन विदाउट बॉइलिंग ही कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इट इज ऑलरेडी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. यहाँ पे ये पास्चराइजेशन प्रोसेस का डेफिनेशन दिया है या प्रोसेस दिया है. The milk is heated to about 700 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then it is suddenly chilled and stored. इसी को अपन pasteurization process कहते हैं and by doing so it prevents the growth of microbes. So this is very important. Yeah. अपन इसको भी लिख लेते हैं कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो अपन इसको पास्चराइजेशन ही लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में. Pasteurization. Fine, easy. Next is storage and packaging. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. अगर आप किसी भी पैकेट को सील कर देते हैं, एयरटाइट कर देते हैं, उसमें हवा ही नहीं जाएगी तो माइक्रोब्स कहाँ से ग्रो करेंगे. ओके, सो वन सच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग. तो यहाँ पे मैं स्टोरेज जस्ट लिख देती हूँ. ओके, स्टोरेज. ओके, फाइन. फूड प्रिजर्वेशन के 6 मेथड्स अपन को दिए गए थे. सबसे पहला था केमिकल मेथड जिसमें अपन सॉल्ट या एडिबल ऑयल्स यूज कर रहे थे. सेकेंड वाज बाय सॉल्ट. Then third was preservation by sugar. Then fourth was preservation by oil and vinegar. फिर pasteurization जिसमें मिल्क को बॉईल कर रहे थे 700 डिग्री सेल्सियस कुछ में फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल करके स्टोर कर दे रहे थे. और थर्ड था अपना स्टोरेज. एयर टाइट पैकिंग करते हैं उसमें ताकि अटैक ऑफ माइक्रोब्स रुक जाए. ओके, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. फिक्सेशन. अभी कुछ नहीं है, ये जो अभी अपन ने यूजफुल एप्लीकेशन पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है वो सॉइल में क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स या नाइट्रेट ताकि प्लांट उसको ले पाए. जस्ट वही यूज अपन को यहाँ पे दिया हुआ है. अपन ने हार्मफुल एप्लीकेशन सारे ही कवर कर लिए. अब अपन को लास्ट बस 2 टॉपिक दिए गए हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट के लिए इसलिए अपन को ये एप्लीकेशन भी दिया गया है. तो अपन इसको पढ़ लेते हैं. राइजोबियम, अभी अपन ने पढ़ा था राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दैट फिक्सेस द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड पल्सेस. तो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया. मतलब ये जो नोड्यूल्स बने हुए दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको डायग्राम में, यहाँ पे just zoom in and just see these nodules if you can't see it like that. तो इन नोड्यूल्स में ना ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये एक लेग्यूमिनस प्लांट का रूट है. ओके, उसी में रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम प्रेजेंट रहता है. ओके, beans और peas एग्जाम्पल है leguminous plants के. I hope you know the examples of leguminous plants. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिखा है यहाँ पे. अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक relationship is such a relationship where both the organisms in that relationship
is benefited in some or the other way, मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट्स प्रोवाइड होता है, उसी को अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप को अपन कह सकते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब राइजोबियम बीन्स एंड पीस को नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है और उसके बदले में बीन्स एंड पीस राइजोबियम को कह सकते हैं एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं अपने रूट्स में रहने के लिए। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, मतलब कभी कभी लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। और फाइनली अपने लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं है आपके इस चैप्टर में। ओके, एंड इट ऑल्सो कम्स इन योर एग्जाम फॉर सम 5 मार्क्स और समथिंग। तो उसमें आपको प्रॉपरली उसका डायग्राम बनाना है एंड देन उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। द कंसेप्ट इज 78% नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और इसका जो परसेंटेज है ये कभी भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप ही सोचो, नाइट्रोजन प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ओके, और फिर कुछ बैक्टीरिया उसको फिक्स भी कर देते हैं ताकि प्लांट उसको यूज कर पाए, तो नाइट्रोजन तो यूज होते जा रहा है। तो 78% ही कैसे इंटैक्ट है? इसीलिए इसको एक साइकिल कहा जाता है, क्योंकि यूज अप होता है, फिर से नाइट्रोजन बढ़ता है और फाइनली अपना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है। तो अपन ये देख लेते हैं कि रहता कैसे है। अभी मैंने बताया था कि कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग से भी फिक्स होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो N प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन या दूसरे गैसेस से कंबाइन करके ऐसे NO2 फॉर्म करता है, तो ये फिक्स हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स हो गया, फिर इसको सॉइल इस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि प्लांट्स नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके, अब एक और बात है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में केपेबल है। तो इसने भी नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, NO2 या NO3 के फॉर्म में। ओके, फिर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर सके। इनने भी फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को, ठीक है। अब यहाँ से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब नाइट्रोजन जो भी फिक्स हुआ है उसकी कंपाउंड सॉइल में है, कंपाउंड्स मतलब नाइट्रेट्स या नाइट्राइट सॉइल में है, उसको प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो भी अपने प्लांट्स वगैरह है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब हो गया ये प्लांट्स ने, ये एक कहानी हो गई, ये साइकिल का एक पार्ट हो गया कि जो भी नाइट्रोजन है वहां से अपन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में और फिर प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ से एक पार्ट हो गया। अब अपन साइकिल के दूसरे पार्ट में चलते हैं जो कि ये सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है। अब जो भी प्लांट्स ने फिक्स किया है, अब कुछ एनिमल्स उन प्लांट्स को भी खाएंगे। ओके, ये जो अपना नाइट्रोजन होता है ये बहुत ही वाइटल कंपोनेंट होता है, ये कुछ ना कुछ तरीके का प्रोटीन फॉर्म करता है, एंड प्रोटीन यू नो इज वेरी मच एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, अपने ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स जब उस प्लांट्स को खाते हैं तो उनके बॉडी में वो नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाता है, ठीक है। अब जो भी उनने वेस्ट प्रोड्यूस किया या फिर एनिमल एक्सक्रीटर या फिर वो एनिमल का डेथ हो गया, ओके, तो बॉडी में तो नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जब वो एक्सक्रीटा भी कोई पास करेंगे, काउ डंग एंड ऑल ये सब पास करेंगे, तो उस एक्सक्रीटा में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये नाइट्रोजन वापस से अपने सॉइल में आ गया, ठीक है। अब एक और बात है कि सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ना गेशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब N2 में कन्वर्ट कर दे। अब गेशियस नाइट्रोजन है वो तो उड़ के अपना एटमोस्फेयर में वापस चला जाता है। तो इसी प्रकार जो नाइट्रोजन यूज होता है वो वापस अपने एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है। तो इससे अपना जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे जो कि 78% रहता ही है। तो इस साइकिल को इजी बनाने के लिए आई एम मार्किंग इट विद अदर पेन, आप इस साइकिल को 2 पार्ट्स में पढ़ना। ओके, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आप नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं
नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ताकि उसको सॉइल या जो भी प्लांट है उसको अब्सॉर्ब कर पाए। सेकेंड पार्ट में जो भी अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट था वो अपन वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं बाय डिफरेंट मीन्स, जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स को खा ले रहे हैं, फिर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या कुछ बैक्टीरिया जो डायरेक्टली गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। अब अपन इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। ओके, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, 78% नाइट्रोजन गैस होता है। कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सो दैट यू रिमेम्बर। ओके, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आपके लिए हो सकता है न्यू टर्म है। ऑलवेज रिमेम्बर ब्लू ग्रीन algae is, okay, it's not visible, साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड कंपाउंड्स। मैंने बताया प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है नाइट्रोजन। प्रोटीन सेवरल प्रोटीन्स फॉर्म करता है। एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे गेट दीज प्रोटीन्स आफ्टर फीडिंग ऑन द प्लांट्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब ये प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं या फिर ये जो भी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करते हैं in the soil, it converts the nitrogenous waste into nitrogenous compounds ताकि वो plants फिर से use कर सके। सर्टेन बैक्टीरिया, ये अपना यहाँ तक फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल था, ठीक है। अब सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में अपन ने जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया है वो वापस एटमॉस्फेयर में ही अपन पहुंचा दे रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, दैट इज N2, और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी तरह अपने एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ द नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचा रह गया है अपना, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप लिस्ट करें। I'll be happy to answer your doubts, and please like the video if it really helped you. Share it among your friends. Do not forget to subscribe the channel and press the notification bell so that you do not miss any video update. Till then, keep studying. Take care. Bye.